कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद से ये तलाशी मुहिम शुरू की गई है। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तबा लोगों की जानकारी दी थी, जिसके बाद से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कठुआ के बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिलावर के कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद तलाशी मुहिम चलाई गई है। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुश्तबा लोगों की जानकारी दी थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आपको बता दें कि कठुआ के बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिलावर के कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। जंगलाती इलाके में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद ये तलाशी मुहिम शुरू की गई है। लोगों ने कुछ मुश्तबा लोगों को यहाँ देखा था, जिसके बाद इसकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दी और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। कठुआ के बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिलावर के कुंभला इलाके में इस तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में कुछ मुश्तबा सरगर्मी देखी गई थी, जिसके बाद से ये तलाशी मुहिम चलाई गई है। जैसे ही लोगों ने मुश्तबा लोगों को देखा, लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की जानकारी दी और सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन अलर्ट मोड में आ गया और पूरे इलाके में तलाशी मुहिम तेज कर दी है। यहाँ पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ में बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिलावर के कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ मुश्तबा लोगों के देखे जाने के बाद से ये तलाशी मुहिम शुरू की गई है। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने कुछ मुश्तबा लोगों को यहाँ पर देखा था, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड में आ गया और लगातार यहाँ पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जंगल के इलाके में मुश्तबा लोगों के देखे जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर पूरे कठुआ में बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर आ गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुंभला इलाके में ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई थी। लोगों ने लोगों को देखा था कुछ मुश्तबा, जिसके बाद इसकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया और लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगल में मुश्तबा सरगर्मी देखी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है। सख्ती से यहाँ पर घेरा सख्त करके और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कुंभला इलाके में ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं कि बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बिलावर के कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जंगलाती इलाके में मुश्तबा सरगर्मी देखे जाने के बाद से तलाशी मुहिम शुरू की गई। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की जानकारी दी कि जंगलाती इलाके में कुछ मुश्तबा लोगों को उन्होंने देखा है और जिसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जंगलाती इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोगों ने मुश्तबा लोगों को देखा था और जिसके बाद से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी इत्तला दी और सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन अलर्ट मोड पर आ गया और पूरे इलाके में तलाशी मुहिम तेज कर दी है। कठुआ के बिलावर से ये खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पर कुंभला इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। जंगलाती इलाके में ये तलाशी मुहिम चलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर मुश्तबा सरगर्मी देखी गई थी। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने कुछ मुश्तबा लोगों को यहाँ इलाके में देखा है, जिसके बाद से पूरे इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है और जंगल के इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल अलर्ट मोड पर रहती है और लोगों से मुसलसल ये अपील भी की जाती है कि वो कुछ भी मुश्तबा देखें अगर इलाके में तो फौरन इसकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दे। और इसी का यहाँ पर देखने को मिला कि जैसे ही कुछ लोगों ने मुश्तबा लोगों को देखा, उन्होंने फौरन जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दी और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड में आई और पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। कठुआ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर बिलावर में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे सरबजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या जानकारी है? तलाशी मुहिम चलाई जा रही है कठुआ में? जी बिल्कुल, कठुआ के बिलावर सब डिवीजन के कुंभला इलाका है जहाँ पर कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं, जिसके बाद से लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सेना की टीमें जो है वो लगातार कुंभला का इलाका यहाँ पर खंगाल रही है और ये बिलावर सब डिवीजन का वही इलाका है। यहाँ पर बटोडी इलाके में कुछ दिनों पहले एक आतंकी को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतारा था। तब से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की ओर से चलाया जा रहा है। इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर कई
हाइडोर्स जो है वो आतंकियों के यहाँ पर बस्ट किए हैं सुरक्षा बलों ने। और उसके बाद से लगातार पूरे बिलावर सब डिवीजन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों की ओर से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और आज सुबह कुछ संदिग्ध इस इलाके में देखे गए, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेज जो अलर्ट मोड पर है और आज सुबह एक कुंभला इलाके में तलाशी अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। जी सरजीत, यहाँ पर कितने लोग दिखे थे, क्या कोई जानकारी है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कुंभला इलाके की बात की जाए तो बिलावर सब डिवीजन का दूरदराज का इलाका है और 2 संदिग्ध यहाँ पर देखे गए हैं स्थानीय लोगों की ओर से। और इसके बाद जो है पूरे मामले की सूचना जो है सुरक्षा बलों को दी गई है। आर्मी, पुलिस और एसओजी के साथ साथ सीआरपीएफ के जो जवान हैं पूरे इलाके की यहाँ पर घेराबंदी कर यहाँ पर तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। और उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरह से एक आतंकी को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने के मौत के घाट उतार दिया था, अगर उनका कोई साथी यहाँ पर बचा हुआ है जल्द से जल्द उसको भी ढूंढकर यहाँ पर सरबजीत, क्या लोगों ने कोई जानकारी दी है कि इन लोगों के पास हथियार भी मौजूद थे? जी, जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि कुछ बैग्स जो है इन संदिग्धों के पास थे। और जिस तरह से जब ये एनकाउंटर हुआ था, पहले जब हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई थी, डीआईजी के जो जम्मू संभू कठुआ रेंज है उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा था कि लोग जो है काफी ज्यादा समर्थन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का करते हैं। हर पल की जानकारी, किसी भी तरह से कोई संदिग्ध देखते हैं उसकी जानकारी जो है वो पुलिस और सुरक्षा बलों तक पहुंचाते हैं। तो इसी बात की जानकारी जो है स्थानीय लोगों की ओर से दी गई है। और किसी भी इनपुट को सुरक्षा बल जो है वो हल्के में नहीं लेते हैं। किसी भी इनपुट के आधार पर कोई भी इनपुट अगर सुरक्षा बलों को मिलता है तो उसके आधार पर यहाँ पर ऑपरेशन यहाँ शुरू कर दिया गया है। और कुंभला इलाके में आज सुबह से सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। कहाँ तक पहुंचा है ये सर्च ऑपरेशन? क्या कुछ कहना है क्या फोर्स की तरफ से कि कब तक ये उन लोगों को ढूंढ लिया जाएगा, तलाश कर लिया जाएगा, कोई जानकारी है? देखिए, इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा टफ टेरेन है, जंगल का इलाका है, काफी ज्यादा घने यहाँ पर पेड़ हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, काफी टफ टेरेन है। क्योंकि इस इलाके की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में जो बर्फबारी हुई है या फिर यूं कहें कि बारिश जो पिछले कल इस इलाके में फिसलन काफी ज्यादा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, तो काफी ज्यादा चैलेंजेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। और तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए लगातार इस इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से चलाया जा रहा है। क्या किसी तरह की पाबंदियां लगाई गई वहां पे और लोगों को किस तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? इस तरह का कोई पाबंदी तो नहीं है इस इलाके में, लेकिन सुरक्षा बलों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि इस इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी गई है। जिस तरह से संदिग्ध देखे जाने की सूचना जो इलाके में मिली थी, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में चलाया जा रहा है। जी, किस तरह से अब आगे की सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पर इसमें कार्रवाई कर रही हैं एहतियात के साथ में? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले मैंने जिक्र किया कि किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जाता है। कोई जब इनपुट सुरक्षा बलों तक पहुंचता है तो उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो सतर्क हो जाती हैं। उसी सतर्कता का नतीजा है कि एक आतंकी को यहाँ पर मौत के घाट उतारा गया था सुरक्षा बलों की ओर से, जो कि जैश ए मोहम्मद का कमांडर बताया जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकी था जो पिछले लंबे अरसे से यहाँ पर ऑपरेटिव था। तो वो भी ऑपरेशन पूरा इनपुट के आधार पर किया गया था। और आज भी जिस तरह के इनपुट मिल रहे हैं तो उसी के आधार पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर यहाँ पर सुरक्षा बलों की ओर से गहन सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। बिल्कुल, पूरे इलाके को घेराबंद करके और तलाशी मुहिम चलाई जा रही ताकि इन दहशतगर्दों को ढूंढा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद को हाई कोर्ट से झटका लगा है। टेरर फंडिंग केस में अर्जी जो थी उनकी खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। अपने खिलाफ में इल्ज़ाम तय किए जाने के खिलाफ को लेकर ये चैलेंज दिया गया था, जिसको खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। इंजीनियर रशीद की अर्जी को इनवैलिड बता दिया गया है और 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग केस में बंद है। एनआईए ने उनको गिरफ्तार किया था। कस्टडी पैरोल पर अभी वो संसद में उनको आने की इजाजत दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से लोकसभा एमपी शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ इल्जाम तय किए जाने को चैलेंज दिया था। जस्टिस प्रतिभा एन सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा है कि यह अपील समाअत के काबिल नहीं है। इंजीनियर रशीद साल 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें कौमी जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 2017 के टेरर फंडिंग मामले में गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक पूछताछ के दौरान को अक्यूज कारोबारी जहूर वटाली से जुड़े बयान में रशीद का नाम सामने आया था।
अक्टूबर 2019 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मार्च 2022 में खास एनआईए अदालत ने इंजीनियर रशीद और दीगर मुलाजमीन के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, सरकार के खिलाफ सरगर्मी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मी और यूएपीए के से जुड़ी दफात में इल्जाम तय किए थे। और मज़ीद जानकारी के लिए एजाज मंजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या जानकारी है? इंजीनियर रशीद की अर्जी खारिज कर दी गई है, क्या कुछ किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है? जी यास्मीन, अगर बात करें इंजीनियर रशीद की, इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में लगातार 2019 से बंद है टारगेट फंडिंग मामले में। कई बार उनको पैरोल पर भेजा गया पार्लियामेंट सेशन में जाने। अगर थोड़ी बहुत इंजीनियर रशीद की पहले जानने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर रशीद लंगेर कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता है। 2019 के बाद उसको टारगेट फंडिंग में मुलवस किया गया। जिसको मेन एक्यूज है ज़ूर घोटाले, उसी के साथ उसको टारगेट फंडिंग में मुलवस पाया गया। उसके बाद इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल लिया गया, जहाँ पर उसको नजरबंद रखा गया। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से अपनी वो पार्लियामेंट सीट जीती, जिसके मद्देनजर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर जो इस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन को शिकस्त दी और इंजीनियर रशीद ने जीत हासिल की। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने लगातार तिहाड़ जेल से हुकूमत को बावर कराने की कोशिश की कि मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं एक चुनिंदा हुआ नुमाइंदा हूँ। वही अगर बात करें दिल्ली हाई कोर्ट, कल उस वक्त इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा कि जब उसमें खारिज जो उसकी अर्जी थी वहाँ पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे पास ये टायरिंग फंडिंग का मामला केस में मैं मुलवस नहीं, लेकिन उस समाती खारिज कर दी गई। अब इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में रहेंगे। वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद की, इंजीनियर रशीद लगातार जो वो बात करते रहते, चाहे कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बाहर की बात करें, वो तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन अगर इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, इंजीनियर रशीद जो है तिहाड़ जेल में बंद है। वो जो पैरोल पे इसको जो मिली है कि वो संसद में जाएंगे और पार्लियामेंट सेशन में ज्वाइन करेंगे। कल पहला दिन था पार्लियामेंट सेशन में, आज दूसरा दिन होगा कि वहाँ पे जो इंजीनियर रशीद अपनी बात रख सकते हैं और जिन लोगों ने उनको यहाँ सुनकर भेजी उनकी बात। अगर कोर्ट की तरफ से एजाज क्या कुछ कहा गया है कि क्यों ये अर्जी जो है उसको इनवैलिड बताया गया, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जी यास्मीन, अगर बात करें जो इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद कर सजा काट रहा है कि टैरिंग फंडिंग मामले में उसके खिलाफ ये टैरिंग फंडिंग केस चल रहा था, उसी के बराबर इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस पे सुनवाई की और मुझे रिहा किया। लेकिन कोर्ट ने इस पे बात करना नामुनासिब समझा। उन्होंने कहा कि आपके पास टैरिंग फंडिंग के चार्ज है, जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की उसमें आपको मुलवस पाया गया कि आपके पास टैरिंग फंडिंग में लिख है कि उस पास से पैसा लाने के लिए तो फिलहाल तो उस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये अभी हम नहीं कह सकते कि इंजीनियर रशीद इसमें मुलवस है। ये कोर्ट का फैसला सुना सकते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड होता है। लेकिन जो एनआईए ने इंजीनियर रशीद को गिरफ्तार किया उसमें उन्होंने यही दिखाया कि ज़ूर वाला जो मेन एक्यूज्ड है इसके ज़ूर घोटाले बिजनेसमैन है, उसी के मुलवस में इंजीनियर रशीद को पाया गया कि जो टैरिंग फंडिंग मामला में यहाँ पे चल रहा था 2019 से बाद इंजीनियर रशीद लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। जी बिल्कुल, इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में भी बंद है, लेकिन पेरोल पर अभी संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए उन्हें इजाजत दी गई है, लेकिन जो उनकी अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ वो कानूनी तरीके अपनाते हैं अपनी बेल के लिए, अपनी रिहाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को मोहलत देते हुए यासीन मलिक की तरफ से दाखिल जवाब पर अपना रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए वक्त दे दिया है। ये मामला टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए की उस अपील से जुड़ा हुआ है जिसमें एजेंसी ने सजाए मौत की मांग की है। मामले की समाअत दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दडेजा शामिल थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक ने एजेंसी का जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया। अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। तो आपको बता दें कि यासीन मलिक के मामले में जो सजाए मौत का जो मामला है उसके लिए एनआईए को कोर्ट ने वक्त दे दिया है कि वो जो भी अपने बयान है वो रिकॉर्ड करने के लिए उनको मोहलत दे दी गई है। यासीन मलिक के मामले में आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को मोहलत देते हुए यासीन मलिक की तरफ से दाखिल जवाब पर अपना रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए वक्त दे दिया है। ये मामला टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक के खिलाफ एनआईए की उस अपील से जुड़ा है जिसमें एजेंसी ने सजाए मौत की मांग की है। मामले की समाअत दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र यहाँ पर शामिल थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान
दौरान एनआईए की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय मलिक ने एजेंसी का जवाब रिकॉर्ड पर रखने के लिए मजीद वक्त का मुतालबा किया। अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। यासीन मलिक को सजाए मौत की जो मांग की गई एनआईए की तरफ से, इस पर समाअत हुई और जो दाखिल किए थे जवाब यासीन मलिक ने, उस पर एनआईए को वक्त दे दिया है। और मजीद जानकारी के लिए आकिब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, क्या जानकारी, यासीन मलिक के मामले में एनआईए को मोहलत दी गई है? बिल्कुल यास्मीन, लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए लगातार मांग कर रही है कि यासीन मलिक को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग के साथ साथ आईएएफ जो केस यासीन मलिक पे चल रहा था और उसमें जो है सुनवाई भी हुई है और उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। और उसके बाद लगातार यासीन मलिक 2018 से सुर्खियों में है, क्योंकि 2018 में यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद एनआईए में इसका केस चल रहा था और अभी भी 2018 से लेकर अभी तक तिहाड़ जेल में ये बंद है। आपको बताया 2019 में जब 370 और 35A का खात्मा हुआ है और कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनको बंद किया गया है। और उसके बाद JKLF के चीफ यासीन मलिक जो कि बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चीफ यासीन मलिक को भी हिरासत में लिया गया और कई सारे इल्जामात उन पे है। आईएएफ जो मामला चल रहा था जिसमें कई सारे लोगों की हत्या हुई है और उसमें उनको जो है उम्र कैद की सजा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कल जो है एनआईए को 4 हफ्ते की मोहलत दी है और उनको कहा गया है कि आप जो इसमें जितने भी आपके रिप्लाईज है या आपके जितने भी इसमें जवाबात है वो आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर जमा करें और 22 फरवरी 2026 को जो है अगली सुनवाई होगी। और अधिकारियों का मानना है कि ये सुनवाई होगी, इसमें या तो केस रद्द होगा या यासीन मलिक सजा मिल सकती है। और जिस तरीके से एनआईए कोर्ट है लगातार मांग कर रहा है कि यासीन मलिक को सजाए मौत होनी चाहिए और लगातार जो एनआईए है की डिमांड कर रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ वो लगातार जो है एक चाहे वर्चुअली प्रेजेंस उनकी होती है जब हेयरिंग होती है, तो उसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में कल जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते का टाइम है और इन 4 हफ्तों में जो है आप अपना यासीन मलिक को सजाए मौत के मामले में एनआईए को जवाब देने के लिए वहां पर मोहलत दी गई है और 4 हफ्ते का वक्त दिया है और समाअत में अब देखना होगा कि क्या मोड़ आता है अगली समाअत में। बहुत बहुत शुक्रिया आखिब इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि भारी बर्फबारी के बाद में बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा रोड पर बड़े पैमाने पर स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रोड पर कई जगहों पर जमी मोटी बर्फ को हटाने के लिए भारी मशीनरी और स्नो कटर लगाए गए हैं ताकि रास्ते को जल्द से जल्द आमदोरफ्त के लिए खोला जा सके। इस मुहिम का मकसद बर्फ से घिरी गुरेज वादी के लोगों को राहत पहुंचाना और इलाके की कनेक्टिविटी बहाल करना है। बीआरओ के अफसर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और मौसम की सख्ती के बावजूद टीम दिन रात काम कर रही है। पाटन के हैदरबैग इलाके में ट्रक और इको गाड़ी की जोरदार टक्कर हुई है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे में हाईगाम के रहने वाले रईस अहमद नज़ार की हालत नाजुक होने पर उन्हें ट्रामा हॉस्पिटल पाटन ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनके भाई जावेद अहमद नज़ार जख्मी हुए और उनकी हालत अभी ठीक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है।
हालिया बर्फबारी के बाद में बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सियासी तनातनी तेज हो गई है। कांग्रेस रहनुमा और जेकेपीसीसी के साबिक सदर वकार रसूल वानी ने एनसी की क़यादत वाली सरकार और बनिहाल के मौजूदा एमएलए पर नाकामी के इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी के बाद बिजली, पानी, पीने का पानी, रोड कनेक्टिविटी और सेहत से जुड़ी सहूलत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 18 माह में मकामी अस्पताल में एक भी डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है, जिससे आवाम को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वकार ने कहा है कि अगर कोई नया तरक्की का काम हुआ तो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन इल्ज़ाम लगाया कि पुराने प्रोजेक्ट को ही रिबन कटिंग की जा रही है। लगातार 22 तारीख से अभी भी कुछ इलाकों में लाइट बहाल नहीं हुई। जैसे महू के लोगों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया, नील के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया, यहाँ चकनाड़वाव के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बहुत देर तक जो है वो रोड साफ़ नहीं हुए, लाइटें बहाल नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो हमारे साथ इस मामले पे बात करने के लिए फॉर्मर मिनिस्टर और पीसीसी चीफ वकार रसूल वानी, जो कांग्रेस में इन्होंने 2 बार एमएलए का इलेक्शन भी जीता और कुछ साल तक ये मिनिस्टर भी रहे, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। वकार साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया को टाइम देने के लिए। सर, 22 तारीख से जो लोगों को यहाँ पे बर्फबारी के दौरान मुश्किलात उठाने पड़े, तो आपने भी बहुत इलाकों में दौरा किया है। देखिए, ये इस साल बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बर्फबारी हुई, इसके लिए मुबारक है आम हमारे लोगों को जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन बनिहाल में बनी, मैंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी पहले जी। क्योंकि मैं 2005 में म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बना हूँ। 2005 में तब गुलाम नबी आज़ाद साहब होते थे, सीएम, कांग्रेस की सरकार थी जी। तब से लेके आज तक मुसलसल जब भी बर्फबारी होती थी मैं यहीं होता था। और बिजली की जो सूरत हाल है वो इतनी बदतर कभी नहीं होती थी जो आज आपको यकीन आएगा। एक तो पहले ही 22 तारीख को बर्फ़ पड़ी है, उससे पहले ही लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं थी। हमारे टाइम में हम 20 घंटे बिजली देते थे, कोई कट नहीं होता था। लेकिन आप 22 तारीख से पहले से देखो कि लोगों को कितने कट और कितनी बिजली की परेशानियां उठानी पड़ती थी। उस वक्त बिजली का बिल 300 आता था और गरीब को 110 और 150 आता था जी। आज बिजली की बिलें देखो कहाँ पहुंची है। आज घर घर स्मार्ट मीटर भी लग गया और 22 तारीख से लेके आज तक, इस वक्त तक, आज 28 से 28 भी आज ख़त्म हुआ, 6-7 दिन हफ्ता हो गया, अभी भी आधे से ज़्यादा बानहाल जो है डार्क में है, बिल्कुल अंधेरे में है, गुप्त अंधेरे में है जी। तो लोगों का प्रेशर था, क्योंकि लोगों ने पिछले साल एमएलए साहब को चुना। लोगों का प्रेशर था कि जनाब हमारा रोड क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैं फागो एरिया में गया, पहले 2 दिन वहाँ नाटक करने बहुत चले गए हमने जी, बर्फ़ उठाया, लेकिन लोगों ने हमें दावत दी, हम वहाँ गए। डुलीगाम जो मेन गांव है उसके ऊपर जो 2 पंचायतें हैं वहाँ मशीन ही नहीं गई थी। तमाम मीडिया वाले साथ थे, बर्फ़ वहीं का वहीं था, 2.5 फीट बर्फ़ वहीं था। लोगों को चारपाइयों पे मरीज़ लाने पड़ते थे। और फिर जब हमने वहाँ शोर वोर किया, डिपार्टमेंट को धमकाया, तब जाके 2 मशीनें गई, वो साफ़ हुआ जी। वही हालात चकनाड़वाव के, जब हम चकनाड़वाव गए, अभी तक चकनाड़वाव नहीं गई है मशीन, अभी तक। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लोग दे रहे हैं ना ऑनरेबल एमएलए साहब, सारा फ्रॉड। और आपको यकीन नहीं आएगा, लोगों का प्रेशर था, क्या करें। हमें भी तो लोगों ने वोट दिए हैं, हमें भी तो जितने मैंने पिछले 2 इलेक्शनों में लिए थे उससे 4-5 हज़ार ज़्यादा इस बार मैंने लिए। प्रेशर था लोगों का। और लोग मुझे कहते थे कि जनाब मुसीबत, हमें इस मुसीबत से बचाओ, हमें 6-6 दिन हो गए बिजली नहीं है, हमें 6-6 दिन हो गए रोड साफ नहीं है, हमको गलती हुई इस एमएलए को बनाया। आपके लोग तो आपको ही नहीं, मेरे लोग भी सब जिन्होंने एनसी को वोट दिया वो भी बेचारे, वो बोलते थे यार हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, हमने इस बार ऐसे एमएलए को बनाया जो होता ही कुछ नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सर परसों यहाँ से आए तो मीडिया से उन्होंने बात करी तो वो कहते हैं हम लोगों के बीच में हैं।
नहीं, उमर अब्दुल्ला जम्मू से श्रीनगर जा रहा कि श्रीनगर से जम्मू जा रहा था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है कि नवयुगा टनल के बाहर उसकी गाड़ियां रुकी थी, क्योंकि मैं वहाँ ताज़ियत पे भी चला गया था किसी घर में। सीएम जाता है जम्मू या श्रीनगर तो सिकार्ड यहाँ चेंज होता है, क्योंकि यहाँ से प्रोविंस दूसरा हो जाता है, तो यहाँ उसका सिकार्ड चेंज हो रहा है। तो अब ये जो पहले आते थे बाज़ार में से डाबुंगले में वाशरूम शाशरूम पेशाब करने के लिए रुकते थे, लेकिन अब ये बाहर से जाते हैं, फिर ये नवयुगा टनल में कहीं बाथरूम चले गए, और बाथरूम के बाहर हमारे एमएलए साहब वेट कर रहे थे, ये बाथरूम कब निकलेगा तो मैं बाहर इसके साथ फ़ोटो खिंचाऊँ। फ़ोटो खिंचा, उमर साहब ने कहा मैंने एमएलए साहब से बड़ी बातें की, उठ के निकल गया। बेहतर था अगर यहाँ वो रिव्यू लेता, यहाँ मशीनें 2-3 अनाउंस करता, पैसे अनाउंस करता तो बेहतर था, लेकिन हमें तो इनके तौका ही नहीं है एनसी वालों पे। इन्होंने बानहाल में हमेशा वोट लिया है, लेकिन दिया कुछ नहीं है। एमएलए साहब जो इस वक्त मौजूदा एमएलए साहब है, उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग भी की, मीडिया वहाँ पे तमाम थी, तो उन्होंने कहा कि हमने बर्फ भी हटाया, बिजली भी बहाल हुई, और आने वाले वक्त में जो है मैं बहुत कुछ बनहाल के लिए करना चाहता हूँ, स्नो कटर आ जाएंगे। देखो, स्नो कटर की बातें उसने पिछले साल भी लाइव लगा के की थी, कहाँ थे स्नो कटर। ये तो ठेकेदारों को टेंडर हो जाता है, एक ठेकेदार को 1 रोड होता है, दूसरे ठेकेदार को 2 रोड होते हैं, वो अपनी मशीनें लगाते हैं। इसमें प्रेशर करना पड़ता है थोड़ा सा। अगर एमएलए साहब ट्रेनों के चक्कर छोड़ता, थोड़ा सीरियसली एक एक मशीन को मॉनिटर करता, तो 6-7 दिन बर्फ़ उठाने में नहीं लगते। अभी भी शगन रोड में बर्फ़ नहीं उठी है, अभी भी तुरगाम रोड क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी महू का रोड, बवा रोड, मंगित रोड, नील रोड, चकनारवाव रोड ये अभी क्लियर नहीं हुए। थाची का रोड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मैंने उस दिन जब मैं आया तो डिप्टी कमिश्नर साहब से मैंने बात की, तो रेलवे रोड का बर्फ उठवाया, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी में नहीं था। अभी भी सारे बंद पड़े हैं, कुछ रोड अभी भी बंद है, और 7 दिन हो गए। देखो, हमें एमएलए साहब को अपोजिशन करने का शौक नहीं है, हमें लोगों का प्रेशर है, इसलिए हम लोगों की बात करते हैं। मुझे शौक नहीं है कि मैं उसको प्रेशर, वो तो देखो वतुज़ु मंतशा वतुज़ुलु मंतशा, मैं एक एमएलए चेयरमैन का जीता, फिर 2 एमएलए का जीता, आज नहीं था मुकद्दर में नहीं जीता, इसका मतलब थोड़ी है कि हम मैदान छोड़ें और दूर जाता हूँ। लेकिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, हम यहाँ के हैं, एक ही घर यहाँ रहता है इनका, बस यही एमएलए साहब जो इलेक्शन लड़ता है, बाकी सारे भागे हुए हैं, हमारे सारे यहाँ हैं और हम यही रहते हैं, और आज भी यही हूँ मैं। 1.5-2 साल में डॉक्टर नहीं ला सका ये फिजिशियन का ऑर्डर 1.5 साल के बाद इस आदमी ने निकाला जी। 1.5 साल के बाद ये गिरधारी लाल मन्हास कंसल्टेंट, इसको तो अटैच किया गया था गायनोकोलॉजिस्ट, इसको अटैच किया गया था गायनोकोलॉजिस्ट को, तो इस गिरधारी लाल मन्हास को अटैच किया और ये खुद गया उसमें, कहाँ पे, अस्पताल में, वहाँ पे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तमाम मीडिया थी, आप थे, कहा ये सस्पेंड हुआ, अटैच हुआ, मैं 3 दिन के बाद आपको लेडी डॉक्टर कंसल्टेंट इसका ऑर्डर है, मैं 3 दिन में दूंगा। आज 4-5 महीने हो गए, आया कोई आया इसके रिप्लेसमेंट? नहीं आया। ये ऑर्डर इसने खुद निकाला, फिर अपने सोशल मीडिया पे चलाया। इसका नाम है मोहम्मद सईद, MD मेडिसिन, इसको रामन से ट्रांसफ़र करवाया, फिर अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाया कि मैंने जी लाया फिजिशियन। मेरे टाइम में एक दिन भी कोई भी कंसल्टेंट विदाउट कंसल्टेंट नहीं था अस्पताल, एक दिन भी। और यकीन नहीं आएगा, श्यामलाल इस वक्त बीजेपी में है, अब मैं बोल नहीं सकता हूं प्रेस में, मैंने उसको किया क्या है ऑफिस में, एक डॉक्टर मेरा कम था अस्पताल में, मैंने फाइलें काट कर उसको फेंकी सामने। यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया, पुतला भी जलाया। अच्छा, अब जब हमने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने रामन से अटैच किया यहाँ, 4 दिन के बाद रामन MLA ने उसका ट्रांसफर वापस करवाया। 7 डॉक्टरों में से 7 कंसल्टेंट्स में से 1 कंसल्टेंट है, ये 2 कंसल्टेंट इधर ही ऑर्डर सामने पड़े हुए। तो हम किस लिए बोल रहे हैं? इस वक्त वोट का मसला नहीं ना है, 2029 में इलेक्शन है, हम कह रहे हैं लोगों को फैसिलिटी मिले, हमको भी तो लोगों ने वोट दिए हैं, आज जितने दिए हैं उससे पहले भी दिए हैं, उससे पहले भी दिए हैं, हमारी भी तो पार्टी है। तो इन चीजों का